नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में, हमें फिक्र है आपकी जेब की। स्वागत है आपका। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए जरूरी खबरों को अच्छे से ध्यान लिया और समझ लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन से, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, पहली खबर आज वो जो दिन भर सुर्खियों में रही, और वो खबर है मोदी 3.0 का पहला बजट। 6 करोड़ करदाताओं को क्या मिला है, नई टैक्स रजीम में कितना फायदा, और ओल्ड टैक्स रजीम का आगे क्या होगा। आपकी जेब कट गई है या भर गई है? बिल्कुल सरल भाषा में फिक्र के कैलकुलेटर के जरिए आपको बताएंगे। दूसरी खबर राजनीति का हिट फॉर्मूला है, एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ लीजिए। नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के मजबूत साथी बने तो बजट में मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार का खास ख्याल रखा है। दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा भले ही ना मिला हो, लेकिन बजट इतना मिला है कि आज खुश तो बहुत होंगे नायडू और नीतीश। तीसरी खबर, सरकार बजट पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष को बजट रास नहीं आ रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यह सरकार बचाने वाला बजट। नेताओं ने बजट का कैसा विश्लेषण किया, यह भी विस्तार से देखेंगे। हम आपको यह जानकारी भी देंगे कि अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर नए बजट के मुताबिक अब आपको कितना टैक्स देना होगा। चौथी खबर बड़ी चिंताजनक खबर है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर 21 जुलाई की रात आग लग गई। 6000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार आईएनएस फ्रिगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र की हालत अब यह है कि वो मुंबई के समंदर में आधा डूबा बल्कि लेटा हुआ है। ये देखिए अब आप, क्या ऐसी लापरवाही का कारण है, या ये किसी लापरवाही की वजह से हुआ है, या किसी साजिश के तहत? आखिर भारतीय नौसेना एक रहस्यमयी नौसैनिक की तलाश क्यों कर रही? और पांचवी खबर, राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के बाद बाइडेन कहां अदृश्य हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अलग अलग बातों कर रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। बाइडेन के जाने के बाद डेमोक्रेट्स बहुत खुश हैं, उन्हें अब कमला पसंद है। लेकिन क्या कमला हैरिस ट्रंप को टक्कर दे पाएंगी? नया सर्वे क्या कहता है? थोड़ी देर में पूरी खबर देखेंगे। फिक्र आपकी में आज की शुरुआत दिन की सबसे ट्रेंडिंग न्यूज से है। सबसे ट्रेंडिंग न्यूज से है। आज दिन भर आपने जो शब्द सबसे ज्यादा बार बार लगातार कई बार सुना, जिसके बारे में बात है, वो है बजट। फ्रांस की गलियों से निकला एक साधारण सा शब्द, बुगेट, आज का बजट बनकर हमारे आर्थिक भविष्य की दिशा तय करता है। फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द का अर्थ होता है छोटा सा बैग या थैला। यह थैला आमतौर पर वित्तीय दस्तावेजों को रखने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन समय के साथ बुगेट ने अंग्रेजी भाषा में बजट का रूप ले लिया और बात एक सामान्य थैले से आपकी जेब और देश की जेब तक पहुंच गई। आज फिक्र के बजट विशेषांक में आपको बजट की पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे पहले जल्दी से आपको बिग हाइलाइट्स बताते हैं। नंबर 1, ओल्ड टैक्स रजीम में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन नई टैक्स रजीम में करदाताओं को थोड़ी राहत दी गई है। रोजगार के लिए 5 योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। बिहार और आंध्र प्रदेश को कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम मिलेगी। कैपिटल गेन टैक्स 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, लेकिन यह राहत नहीं बल्कि धीमे से आपकी जेब काट ली गई है। किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है। इसके तहत 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांव में रहने वाले 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर मुहैया कराया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में गया और राजगीर में मंदिर कॉरिडोर बनेंगे। ओडिशा में भी मंदिर और स्मारक समेत पर्यटन के अन्य केंद्रों को विकसित किया जाएगा। आज जो बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया, हमने उसका शाब्दिक विश्लेषण भी किया है। देखिए, इसमें शेरो शायरी नहीं थी, सच कहा है, लेकिन जो शब्द हैं, कितनी बार कौन से शब्द इस्तेमाल हुए, ये बड़ा रोचक है। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि बजट भाषण में क्या ट्रेंड कर रहा था। ये एक तरह का वर्ड
क्लाउड है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखेगा। बजट भाषण में टैक्स पहले नंबर पर है। यह 134 बार इस्तेमाल हुआ, टैक्स शब्द का इस्तेमाल। आगे आगे देखिए अब आप। विकास 57 बार, रोजगार 34 बार, इंफ्रास्ट्रक्चर 19 बार, इसके अलावा राज्य 16 बार, महिलाएं 13 बार, डिजिटल 11 बार, युवा 10 बार, किसान 10 बार, कृषि 8 बार, शिक्षा 7 बार, प्रधानमंत्री 7 बार, बिहार 5 बार, आंध्र प्रदेश 4 बार, स्वास्थ्य 4 बार, गरीब 3 बार, डिफेंस 2 बार, और हम और आप मिडिल क्लास शब्द, इसका इस्तेमाल भाषण में 1 बार हुआ है। वैसे एक शब्द और है जो इस लिस्ट में नहीं है, और वो है गठबंधन। बजट भाषण में 1 बार भी इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम बजट को डिकोड करेंगे वैसे वैसे आप समझ जाएंगे कि बजट भाषण में अदृश्य होते हुए भी गठबंधन शब्द ही सबसे पावरफुल और असरदार रहा है। अब उस टैक्स के बारे में बात करते हैं जिस पर सैलरीड क्लास ने सबसे ज्यादा चर्चा की और पूरे दिन गणित लगाया कि उसे कोई फायदा हुआ या नहीं, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है। टैक्स पर सरकार अब 2 तरीके से काम कर रही है। पहली ओल्ड रिजीम है और दूसरी न्यू रिजीम है। देखिए, बाय डिफॉल्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई भी नया टैक्स पे ही आता है, अगर वो अपने सीए से बातचीत नहीं करता है, जानकारी नहीं लेता है, तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू रिजीम में चला जाता है। टैक्स की ओल्ड रिजीम को वित्त मंत्री ने छुआ तक नहीं है, बस एक किनारे पर रख दिया। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम को बदल दिया गया है, जिसके कारण लोगों को थोड़ी बचत भी दिख रही है। ध्यान से देखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स इस प्रकार होगा। करीब 3 लाख तक की आमदनी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 लाख से 7 लाख है तो 5% टैक्स, 7 लाख से 10 लाख तो 10% टैक्स, 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स, 12 से 15 पर 20% टैक्स, और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम किस तरह से लोगों की बचत करा सकती है और कितनी कमाई तक आपको 1 भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इस पर मैंने कुछ देर पहले मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी से बातचीत की है, और आपके लिए खास तौर पर हमने इस विश्लेषण को तैयार किया है, जरूर देखिए। आज आप सभी के मन में एक अंग्रेजी की लाइन होगी, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। मिडिल क्लास ये जानना चाहता है कि टैक्स में कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या बचा, क्या गया। मेरे साथ इस वक्त है मनी 9 यानी इंडिया का पहला और सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म के एडिटर अंशुमन जी। सबसे पहले बताइए, एक मिडिल क्लास के लिए टैक्स में फायदा हुआ, नुकसान हुआ? निशांत, बजट को हमेशा हम 2 हिस्सों में देखते हैं, या तो आपकी बचत को प्रभावित करेगा पॉजिटिव या निगेटिव, या आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगा पॉजिटिव या निगेटिव। टैक्स से कुल हमारा प्रयोजन इतना ही होता है। ये बजट हाल फिलहाल के वर्षों में आए सबसे पेचीदा बजटों में है, जिनमें टैक्स के प्रावधान से सुर्खियां कुछ निकल रही हैं, असर कुछ बिल्कुल दूसरे दिख रहे हैं, और हम इसीलिए आपको विस्तार से ये पूरा नक्शा हमने इसको बना के दिखाया है। सबसे पहली चीज हम बचत देखें, सेविंग्स, जिस पे लगातार यहाँ पे लगा रखा है ये न्यू रिजीम। इसका मतलब सेविंग्स को जब हम कहते हैं, यहाँ पे कोई सेविंग्स प्रमोशन सरकार नहीं करना चाहती। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो बचत को कोई प्रोत्साहन नहीं देगी, बचाना आपकी जिम्मेदारी है, टैक्स की रेट हम कम रखेंगे, रियायतें खत्म करेंगे। यह दर्शन 2020 में आया था। 2020 में सरकार ने नई इनकम टैक्स रिजीम शुरू की थी। उस नई रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए 2 छोटे छोटे उपाय किए गए। फायदा या नुकसान अभी हम लोग हिसाब लगाकर समझ लेंगे, और थोड़े समय बाद जब लोग इसका फायदा उठाएंगे तो समझ में आएगा। पहली चीज तो ये कि जो नौकरी पेशा लोग थे उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, एक मानक कटौती मिलती है, उसमें 25,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। दूसरा जो स्लैब था, उस स्लैब में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी निचले स्तर पर कर दी गई, ऊपर के स्तर पर नहीं की गई। ये 2 बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि पुरानी स्कीम भूल जाइए, हम उस पे किसी तरीके की रियायत नहीं देने जा रहे हैं। इस स्कीम में आइए, यहां जो भी अधिकतम रियायतें उपलब्ध हो पाएंगी वो दी जाएंगी। ये 17,500 रुपए का फायदा बताया जा रहा है। 17,500 रुपए का फायदा अगर आप नौकरी पेशा है तो जी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, और ये जो 1 लाख रुपए की 3 से 6 वाली जो स्लैब लिमिट थी उसमें 7 लाख कर दिया गया। हाँ, इसमें तो 17,500 रुपए साल का फायदा है। तो 17,500 रुपए साल के हिसाब से मान लीजिए 11-1200 रुपए के आसपास का महीने का लाभ इनकम टैक्स में आपको इसे दिखाई दे रहा है। जो अभी इसको ये बड़ी रियायत तो कहीं से भी नहीं कही जाएगी, किसी तरह से नहीं कही जाएगी, लेकिन इसके जरिए वित्त मंत्री ने यह जरूर कह दिया कि पुरानी स्कीम की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अंशुमन सर, मैं अभी इस वक्त ओल्ड रिजीम में हूं। मैं होम लोन भी ले चुका हूं, मैं
नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट करता हूँ। मैं एटीसी और एटीडी दोनों का फ़ायदा मुझे मिलता है क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ओल्ड रिजीम में जाऊँ या न्यू रिजीम में जाऊँ? आपके लिए, आपके पास आप 54 यानी होम लोन हो गया, 80C सेविंग्स हो गया और 80D हो गया बाकी खर्चों के ऊपर। तो ये तीनों स्कीमों का फायदा लेने के लिए आपको ओल्ड रिजीम में रहना पड़ेगा। वैसे आप एक आम इंसान को क्या बोलेंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके होम लोन का इंस्टॉलमेंट कितना है, आपका 80C का निवेश कितना है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिनके बहुत बड़े किश्तें नहीं हैं वो लोग अब धीमे धीमे नई रिजीम में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि नई रिजीम में रियायत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है और यही वित्त मंत्री का प्रोत्साहन भी था इसको लेकर। इसलिए ये बजट बचतों के खाते पे कड़वा है, खाली है, शून्य है, क्योंकि ये जो तीन बड़े हिस्से थे, स्वास्थ्य पर खर्च, भविष्य के लिए बचते और मकान के लिए प्रोत्साहन, इन तीनों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। पहले वो कहते थे ओल्ड इज गोल्ड, आजकल साहब नई रजीम में नजर आते हैं। वित्त मंत्री ने जिस तरह से ओल्ड टैक्स रजीम से दूरी बनाई है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ओल्ड टैक्स रजीम से दूरी बना रही है। वित्त मंत्री ने आज बजट भाषण में ये कहा कि 2/3 लोगों ने न्यू टैक्स रजीम को चुना है और आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी। यानी आने वाले दिनों में इनकम टैक्स में बड़े बदलाव के संकेत हैं, ऐसा संभव भी है। सुनिए एक बार से फिर वित्त मंत्री ने क्या कहा। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. जब भी आम बजट आता है तो हर आदमी की पहली इच्छा यही जानने की होती है कि आंकड़ों और घोषणाओं के इस समंदर में हमारे लिए क्या है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। मैनेजमेंट में इसको कहते हैं इन इट फैक्टर। इससे हमारे जीवन पर, हमारे किचन पर, हमारी जेब पर क्या असर होने वाला है। फिक्र आपकी कि बहुत सारे दर्शक होंगे जिनकी उत्सुकता ये जानने की होगी कि इस बजट की घोषणाओं के लागू होने के बाद क्या सस्ता मिलेगा, क्या महंगा मिलेगा, घर चलाना अब कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। पहले आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जो सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी क्योंकि सरकार ने 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर ड्यूटी घटाई है। इसमें लिथियम शामिल है। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी गहने सस्ते होंगे। सरकार ने सोने चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर 5% करने का ऐलान किया है। मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं क्योंकि बजट में मोबाइल फोन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 15% कम की गई है। कैंसर की 3 दवाएं सस्ती होंगी, इन दवाओं से भी ड्यूटी हटाई गई है। सरकार ने भारतीय बाजार में बिकने वाले चमड़े के सामान को भी सस्ता किया है। मछली के प्रोडक्ट्स, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, ये सब सस्ते होंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर सेट्स को सस्ता किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो महंगे होंगे। ध्यान से देखिए, प्लास्टिक के सामान पर आयात शुल्क बढ़ा है। टेलीकॉम से जुड़ा सामान भी महंगा हो गया है। पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पीवीसी का इंपोर्ट घटाने के लिए आयात शुल्क 10 से 25% तक बढ़ाया गया है। हवाई सफर महंगा होगा। सिगरेट महंगी होगी। न्यूटन का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बजट पर भी प्रतिक्रिया हुई है। इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आम लोगों की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। ऐसा हम बीच बीच में करते रहेंगे। इस प्रतिक्रिया के बाद फिक्र का फोकस होगा आपकी प्रॉपर्टी पर। भाई साहब, जो बजट आना चाहिए वो आया नहीं। जो अगर मान लो जो नीचे कष्ट लोग है, जो गरीब आदमी, मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे दाल सब्जी, जैसे दाल की दाम बहुत बढ़ गया था, चाहे आटा हो, चावल हो, ये सब चीज़ पे सरकार को इस सब चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। सी फूड सस्ता हो गया, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है। पहले किसानों का बिल्कुल हटा दिया। हाँ, वो हटा दिया, वो अच्छा किया है सर। लेकिन
कुछ कमी रह गई जो कि शायद राजनीतिक दबाव में सरकार या जल्दबाजी में नहीं बना पाई। महिलाओं की अगर बातचीत करें तो पूरे बजट में आपको क्या चीज़ें लगी जो अच्छी लगी? के का दाम बहुत कम हो चुका है जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और कैंसर मेडिसिन वो उसका जो प्राइस है बहुत कम हुआ है जिससे बहुत लाभ होगा हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। और वो जो बायोडिग्रेडेबल होता है ना प्लास्टिक, उसका दाम बढ़ा करके सबसे अच्छा काम किया है। अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली मेरे भाई को कैंसर हुआ था, सो मैंने बहुत करीब से देखा है कि कितने पेशेंट को चाहिए होता है कैंसर का मेडिसिन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब लोग मेडिसिन ले पाएंगे, अपना इलाज करा पाएंगे, जिससे काफ़ी लोग का इलाज हो सकता है। दूसरी चीज़ है अच्छी है कि गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी सस्ती हुई है क्योंकि गोल्ड इज इन्वेस्ट। बजट में एक और अहम फैसला आपकी प्रॉपर्टी बेचने को लेकर क्या क्या है। अब जरा कागज और पेन लेकर बैठ जाइए, बहुत सारे फैक्ट्स हम आपको बताने वाले हैं। आपने आज के बजट में कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ा ऐलान सुना होगा। कैपिटल गेन टैक्स यानी आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। रुको जरा, पहली नजर में यह फैसला अच्छा और मुनाफे वाला दिखता है, मगर पूरी कैलकुलेशन करने पर समझ में आता है कि प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों की जेब चोर दरवाजे से काट ली गई है। दरअसल सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स कम तो किया है, लेकिन प्रॉपर्टी की सेल पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया है। इंडेक्सेशन में किसी अवधि में महंगाई के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत तय होती थी, जिसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपने 50 लाख में कोई घर खरीदा था, लेकिन महंगाई के हिसाब से इसकी कीमत मान लीजिए आज की तारीख में 64 लाख तय की गई है और आपने इस प्रॉपर्टी को 70 लाख में बेचा है। पुराने नियम के हिसाब से आपको 6 लाख का लाभ हुआ है और इस पर आपको 20% टैक्स देना होगा। मतलब आपका टैक्स 1,20,000 रुपए बना। लेकिन जो नया नियम है उसमें खेल हो गया है। नए नियम के मुताबिक आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी जो 70 लाख में बेची, उसमें प्रॉफिट सीधे 20 लाख का दिखेगा, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा आपको नहीं मिलेगा। इस तरह नए नियम में 12.5% कैपिटल गेन टैक्स के मुताबिक आपको 20 लाख पर 2.5 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। यह पहले के मुकाबले 2 गुना है। सोचिए, प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े टैक्स में कमी को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या विश्लेषण है, यह आपकी जेब पर किस तरह असर डालने वाला है, इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। इस पर कुछ देर पहले हमने मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी से बातचीत की और आपके लिए खास तौर पर यह विश्लेषण तैयार किया। इससे पहले की व्यवस्था में सोने पर कैपिटल गेन्स की अवधि 36 महीने थी, प्रॉपर्टी पर एक अलग दर थी और स्टॉक और बॉन्ड्स पर एक अलग व्यवस्था थी। अब दो अवधियां लागू होंगी, 12 महीने का कैपिटल गेन्स स्टॉक और बॉन्ड्स के ऊपर और 24 महीने का गोल्ड और प्रॉपर्टी पर। दोनों जगह, दोनों ही हिस्सों में सरकार ने कैपिटल गेन्स की दरों में भी बदलाव किया है। जैसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स पे निवेश पर कैपिटल गेन्स की टैक्स दर 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दी है, जबकि जो दोनों दूसरे एसेट क्लास हैं, सोना और प्रॉपर्टी, इस पर दर में कमी कर दी है। पर इसे सुनकर आप थोड़ी देर खुश होइए, असली पेंच इसके बाद आता है। सोने और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी खरीदने से बेचने की अवधि में उसकी कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई के आधार पर, उस लाभ पर वो टैक्स लगाया जाता था। और इस बजट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों से इस इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिया गया है। यानी अब जिस बाजार मूल्य पर वो जो बेचा जाएगा 24 महीने बाद, उस पर टैक्स लगेगा। यह बड़ा उथल पुथल है, बड़ा बदलाव है कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर, जिसका असर बहुत सारे निवेशों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार ने प्रॉपर्टी में, जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टी होल्डिंग है और लंबे समय से प्रॉपर्टीज चली आ रही हैं, जिसके वैल्यूएशन को बेचकर वो फायदा कमा रहे थे, उनको निगाह पर में रखने की और टारगेट बनाने की कोशिश की। इसमें खासतौर से विरासत से मिलने वाली प्रॉपर्टीज की बात शामिल।